जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीके सर में। आए दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। तो ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है ये आपका रेलवे के एग्जाम में किसी न किसी में हमेशा रिपीट हुआ है। उन्हीं क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में आगामी जितने भी रेलवे के एग्जाम होंगे आपको बहुत ही सहायता प्रदान करने वाले हैं। तो चलिए आज का जो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, आयोडीन का टिंचर बनाने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। देखो, क्वेश्चन में डायरेक्टली यही आता है कि आयोडीन का टिंचर, या फिर पूछता है कि टिंचर आयोडीन के नाम से किसको जानते हैं या किससे बनता है। तो जो टिंचर आयोडीन होता है ना, उसमें आयोडीन होता है और एल्कोहल होता है। इन्हीं को मिला करके हमारा टिंचर आयोडीन या आयोडीन का टिंचर बनता है। ओके, तो टिंचर आयोडीन किसका बना होता है? आयोडीन और एल्कोहल का प्रयोग करके बनाया जाता है। ओके, अब आता है बारी हमारी जो एटमॉस्फेयर में जो अक्रिय गैसों का परसेंटेज है वो कितना है। हमारे एटमॉस्फेयर में जो अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है, उनका परसेंटेज लगभग 1% के अप्रॉक्स में है। ओके, अक्रिय गैसों का प्रतिशत हमारे एटमॉस्फेयर में कितना है? लगभग 1% है। और इसमें हमारा सबसे ज्यादा अक्रिय गैस का परसेंटेज कितना है? आर्गन। आर्गन हमारा सबसे ज्यादा परसेंटेज में, जो कि आपका एक अक्रिय गैस है आर्गन, इसका परसेंटेज है 0.93%। जितने भी अक्रिय गैस हमारे एटमॉस्फेयर में इन्वॉल्व हैं, उन अक्रिय गैसों में सबसे ज्यादा परसेंटेज हमारा आर्गन का है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ओके, अब देखिए दूसरा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अक्रिय गैसें हैं, अक्रिय गैसों की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है ना, ये 0 होती है, शून्य होती है। जबकि जो इनका आयनन विभव होता है और जो इनकी विद्युत ऋणात्मकता होती है ना, ये आपका क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है। ओके, विद्युत ऋणात्मकता और आयनन विभव ये बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा महत्तम होता है। और ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन बंधुता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, ये हमारा 0 होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? 0 होती है। जबकि आयरन विभव और विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? उच्च होती है, महत्तम होती है। ओके, अब देखिए चौथा हमारा क्वेश्चन है, जो गैलियम और सीजियम है। ओके, गैलियम और सीजियम ये हमारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि हमारे हथेली पर रखते ही क्या होते हैं? पिघल जाते हैं और हमारे हाथों पर ठंडा फील कराते हैं, ठंडा महसूस होता है। ओके, तो वो कौन सी दो आपके एलिमेंट है जो कि आपके हथेली पर पिघल जाते हैं? तो ये हमारा गैलियम है। ओके, और एक है हमारा सीजियम। ये दोनों हथेली पर रखने पर क्या होते हैं? पिघल जाते हैं। ओके, अब देखिए व्हाइट कोल के नाम से किसको कहते हैं या फिर किसको जाना जाता है? जो सफेद कोयला होता है, व्हाइट कोल, किस एलिमेंट को हम लोग जानते हैं इस नाम से? तो ये जो हमारा यूरेनियम है ना, यूरेनियम कहां से प्राप्त होता है? यूरेनियम का ओर होता है, यूरेनियम का अयस्क होता है पिच ब्लेड, वहां से हमको यूरेनियम प्राप्त होता है। तो यहां से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूरेनियम का ओर क्या है? यूरेनियम का ओर है हमारा पिच ब्लेड। ओके, तो ये पिच ब्लेड से हमको यूरेनियम प्राप्त होता है। और यूरेनियम को हम लोग क्या बोलते हैं? सफेद कोयला। देखो, आपका एक होता है गोल्डन फाइबर। ओके, वो भी आप जानते होंगे कि इसको बोलते हैं, रेशम को बोलते हैं, या फिर आप जूट बोल सकते हैं। और एक होता है हमारा व्हाइट, एक होता है व्हाइट, ये तो व्हाइट कोल हो गया। एक होता है और सफेद सोना, व्हाइट गोल्डन के नाम से, या फिर व्हाइट गोल्ड। सफेद सोना किसको बोलते हैं? प्लेटिनम को बोलते हैं। सफेद सोना किसको बोलते हैं? प्लेटिनम को बोलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो माचिस की तीली बनती है, जिसके ऊपर ब्लैक कलर का लगा रहता है, जब जलाते हैं तो वो जलता है, वो जो माचिस की तीली होती है उसको बनाने में हमारा रेड फास्फोरस का यूज होता है। किसका यूज होता है? रेड फास्फोरस का। तो माचिस की तीली बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? लाल फास्फोरस का। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आपका जब देगा तो ऑप्शन में या तो कोई फास्फोरस देगा और नहीं तो लाल फास्फोरस, सफेद फास्फोरस, जो भी आपका ऑप्शन में दे सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? लाल फास्फोरस। अगर ओनली फास्फोरस देगा तब तो सही है, लेकिन उसमें कलर दे दिया तो आपका लाल फास्फोरस सही आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं जो हमारा नेचुरल रबड़ होता है। प्राकृतिक रबड़ में सल्फर मिला देने से जो प्राकृतिक रबड़ होता है या जो रबड़ होता है ना,
उसकी इलास्टिसिटी एंड उसकी जो स्ट्रेंथनेस होती है ना, मजबूती जो होती है वो बढ़ जाती है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं वल्कनाइजेशन। ओके, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वल्कनाइजेशन, एंड हिंदी में इसको बोलते हैं वल्कनीकरण। रबड़ का वल्कनीकरण किससे होता है? सल्फर को मिला देने से। प्राकृतिक रबड़ में सल्फर मिला देने से प्राकृतिक रबड़ का क्या हो जाता है? वल्कनीकरण हो जाता है। और ये किया क्यों जाता है? ये किया इसलिए जाता है जिससे कि जो रबड़ है उसके अंदर इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी अच्छे से आ जाए, और साथ ही साथ उसकी जो मजबूती है, जो उसकी स्ट्रेंथनेस है ना, वो बढ़ जाए। इसलिए रबड़ में सल्फर मिलाते हैं। जिस प्रकार से जब हम लोग आयरन बनाते हैं हेमेटाइट से तो जब आयरन बनाते हैं ना, तो आयरन को कठोर करने के लिए क्या मिलाते हैं उसमें? कार्बन। कितना मिलाते हैं? 0.05% या फिर 0.5% भी मिला देते हैं किसी किसी में। तो कार्बन मिलाने का मकसद केवल यही होता है कि जो हमारा आयरन है ना, वो काफी कठोर हो जाए। और जो जंग रोधी बनाते हैं हम लोग, जैसे स्टील वगैरह बनाते हैं आयरन को, उसमें क्या मिलाते हैं? उसमें मिलाते हैं हम लोग क्रोमियम। क्रोमियम हम लोग लोहे में इसलिए मिलाते हैं जिससे कि क्रोमियम क्या करता है, वो एक जंग रोधी एलिमेंट होता है, और वो हमको क्या करता है, किसी भी चीजों में जंग लगने से बचाता है। जैसे साइकिल है, आप मोटरसाइकिल भी देखे होंगे, मोटरसाइकिल का जो व्हील होता है उस पर जो रिंच चढ़ी होती है, अब तो मान लीजिए दूसरा आने लगा है, पहले जो आती थी तीरी वाली जो बाइक आती थी ना, उसका व्हील, उसमें आपका क्रोमियम का ही लेयर चढ़ा रहता था। अभी भी साइकिल में तो वही है, साइकिल की जो रिम होती है ना, उसके ऊपर क्रोमियम का ही एक कोटिंग होता है, एक लेयर होता है, जिससे कि उसके ऊपर जल्दी जंग नहीं लगता है बहुत बहुत पुराना होने पर। तो क्रोमियम लोहे को जंग रोधी बनाता है, और कार्बन क्या करता है? आयरन को बहुत ही मजबूत बना देता है। ओके, तो प्राकृतिक रबड़ में सल्फर मिला देना क्या कहलाता है? वल्कनीकरण। वल्कनीकरण करने से क्या होता है? जो रबड़ होता है उसकी इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथनेस बढ़ जाती है। अब देखिए, जो गैसोहॉल है ये किसका मिश्रण है? जो गैसोहॉल में ऑल आ रहा है ना, तो इसका मतलब कि एक तो एल्कोहल हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा? पेट्रोल। पेट्रोल और एथिल एल्कोहल। ओके, पेट्रोल और एथिल अल्कोहल का ही मिश्रण क्या कहलाता है? हमारा गैसोहॉल कहलाता है। देखिए एग्जाम में ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर एथिल की जगह मेथिल अल्कोहल भी लिख सकता है कंफ्यूज करने के लिए, तो ध्यान दीजिएगा, मेथिल अल्कोहल नहीं है, एथिल अल्कोहल है। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH, जबकि मेथिल अल्कोहल का होता है CH3OH। ठीक है, तो ये आपका ऊपर वाला एथिल अल्कोहल है, ये वाला, और ये क्या है? ये मेथिल अल्कोहल है। तो मेथिल अल्कोहल का मिश्रण नहीं होता है, ये होता है एथिल अल्कोहल का मिश्रण। और किसके साथ? पेट्रोल के साथ। तो पेट्रोल के साथ एथिल अल्कोहल का मिश्रण क्या कहलाता है? दैट इज गैसोहॉल। ओके, अब आता है सांता गुणांक, विस्कोसिटी फैक्टर। ओके, सांता गुणांक की जो बीमा है, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि सांता गुणांक की बीमा क्या होती है। तो सांता गुणांक की बीमा होती है ml⁻⁻1 t⁻⁻1। ओके, ml⁻⁻1 t⁻⁻1। इसको चाहो तो आप निकाल भी सकते हो। इसका जो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू, इसको बोलते हैं ईटा, A dx/dv। dx/dv क्या है? ये वेग प्रवणता है, और A क्या है? एरिया है। अगर आप चाहो तो यहां से निकाल सकते हो। देखो, अगर हमको ये ईटा ही क्या है? यही विस्कोसिटी कोएफिशिएंट है। बर्नौली प्रमेय। बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है? बर्नौली प्रमेय किसके ऊपर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ओके, ऊर्जा संरक्षण पर हमारा बर्नौली प्रमेय आधारित है। अब देखो 1 एटीएम इक्वल टू कितना होता है? एटीएम का एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। पीए क्या है? पास्कल। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितना होता है पास्कल? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। ओके, बैरोमीटर का पाठ्यांक जो अगर अचानक एकाएक नीचे गिरने लगे तो मौसम में क्या होने की संभावना बनती है? आंधी या तूफान आने की संभावना बनती है। ओके, अगर जो बैरोमीटर है उसमें जो पारा है उसका जो पाठ्यांक है, अगर एकाएक नीचे गिरता है तो जो आंधी या तूफान आने की संभावना बनती है। अगर यही जो पाठ्यांक है धीरे धीरे नीचे गिरे तो बारिश होने की संभावना बनती है। ओके, जैसे अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर धीरे धीरे नीचे गिर रहा है तो क्या होगी? बारिश होने की संभावना होगी। ओके, अगर इसी का उल्टा हो तो, जैसे कि जो बैरोमीटर का पाठ्यांक है वो धीरे धीरे क्या करे? ऊपर उठे, तो क्या होगा? दिन का साफ होने की संभावना बनती है। मतलब कि जो मौसम होगा वो कैसा होगा? साफ होगा। ओके,
अब देखिए जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा हमारे जो पदार्थ है उसकी कौन सी अवस्था है? चौथी अवस्था है। पहला है सॉलिड, लिक्विड और तीसरा का है गैस। तो चौथा कौन सा है? यही प्लाज्मा अवस्था हमारी चौथी अवस्था कही जाती है। ठीक है, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? यही प्लाज्मा। तो एक तो ये क्वेश्चन बन गया कि प्लाज्मा हमारी पदार्थ की कौन सी अवस्था है? चौथी। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो प्लाज्मा अवस्था होता है इसका टेम्परेचर कितना होता है? 20,000 डिग्री सेल्सियस। जो प्लाज्मा अवस्था होता है ना, ये हमारा 20,000 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। और ये जो प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है कहां पर पाया जाता है? सूरज जब जलता है ना, सूर्य में, तारों में, तो सूर्य और तारा में जो टेम्परेचर बनता है वो कितना होता है? प्लाज्मा अवस्था के लगभग होता है 20,000 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स में। ओके, अब देखिए जो मछलियां होती हैं, जो फिश होती हैं, उनके हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? तो इनमें 2 चैम्बर होते हैं। ओके, मछलियों में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 2 चैम्बर पाए जाते हैं। एबीज जो हमारी पक्षी होती हैं, पक्षियों में कितने हृदय पाए जाते हैं? पक्षियों में 4 हृदय पाया जाता है। इसलिए हम लोग पक्षियों को क्या समझते हैं? आपका स्तनधारी समझते हैं, क्योंकि स्तनधारियों में 4 चैम्बर पाया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग हैं मैमल्स हैं, स्तनधारी में हमारा कितना होता है? 4 चैम्बर पाया जाता है। ठीक है, अब देखो जो सीएनजी गैस है, सीएनजी गैस का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, ये जो सीएनजी गैस होता है इसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो वो होता है मेथेन। कितना परसेंट होता है? 85% हमारा क्या होता है? मेथेन हमारा सीएनजी गैस प्लांट में, सॉरी सीएनजी गैस में क्या होता है? पाया जाता है। ओके, अब देखिए जो मधुमक्खियां होती हैं, मधुमक्खी एक ऐसा हमारा कीट है जो कि इसको सामाजिक प्राणी का संज्ञा दिया गया है। मधुमक्खी क्या है? एक सामाजिक कीट है। देखिए जो मधुमक्खियां होती है ना, वो फेरोमोन नाम का एक केमिकल छोड़ती हैं, जिससे कि वो क्या करती है? एक दूसरे की बातों को समझती हैं। ओके, या फिर उनको अनुसरण करती है, एक दूसरे को फॉलो करती हैं। कौन सा रसायन होता है? कौन सा केमिकल? फेरोमोन। एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि जो मधुमक्खियां होती हैं वो अपना कम्युनिकेशन कैसे करती हैं, अपना आपस में बातचीत कैसे करती हैं? तो वो होता है आपका डांस। ठीक है, जो डांस होता है मधुमक्खियों का ना, वहां से आपका इनके बातचीत करने का शैली पता चलता है। ओके, अब देखिए जो शैवाल होते हैं, ओके, शैवाल का जो कोशिका भित्ति होता है, जो सेल वॉल होता है, किसका बना होता है? देखो स से शैवाल, स से सेल्यूलोज, मतलब जो शैवाल होता है उसकी कोशिका भित्ति, जो सेल वॉल होता है, किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। जबकि जो कवक होता है, जो कवक होता है उसका कोशिका भित्ति किसका बना होता है? काइटिन का। कवक का किसका बना होता है? काइटिन का। तो दोनों क्वेश्चन आता है, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन की। शैवाल की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज की। ओके, अब देखिए जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं ना, इनमें जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो कहां पर होता है? तो उनकी स्टेम में होता है, उनकी तना में होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। मरुस्थलीय पौधे में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो कहां पर होता है? उनके स्टेम में होता है, तना में होता है। ओके, अब देखिए जो पौधों में फूल बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एंथेसिस। ओके, फूल बनने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? एंथेसिस। इसीलिए फूलों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। ओके, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। ओके, ठीक है। अब देखिए जो पुष्प होता है, जो फूल होता है, इसमें जो लैंगिक जनन होता है, इनका क्रम कैसे होता है? मतलब पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, लास्ट में क्या होता है? उसका एक मतलब एक क्रम होता है, सीरियल वाइज। वो सीरियल वाइज उसका जो क्रम है वो आपसे पूछता है। तो देखो होता क्या है, जो फूल होता है, पहले पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? आपके ओवरी में इंटर करते हैं और होता क्या है? पॉलिनेशन होता है। तो पहले कौन सा प्रोसेस होता है? पहले होता है पॉलिनेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परागण। तो जब परागकण आपका पहुंच जाता है ओवरी के अंदर तो उसको बोलते हैं परागण। और जब ओवरी के साथ जो उसमें ओवम होते हैं, जो एग्स होते हैं फूल के अंदर, जिसको ओव्यूल बोलते हैं,
वो ओव्यूल जब इस पोलन ग्रेन के साथ कोलैप्स हो जाता है, मीटअप हो जाता है ना, तो वहां उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके, उसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब एक सेल का फॉर्मेशन होता है प्लांट में ना, उस सेल को बोलते हैं एम्ब्रॉयल, दैट इज कॉल्ड, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? भ्रूण। तो पहले परागण होता है, उसके बाद निषेचन होता है, और निषेचन होने के बाद भ्रूण तैयार होता है। भ्रूण एक छोटा सा सेल होता है जो कि डेवलप होकर के आपका एक बेबी कन्वर्ट होता है। ये मैमल्स में होता है, मतलब हम लोगों के अंदर होता है, ह्यूमंस बीइंग में। बट प्लांट है तो प्लांट में जाहिर सी बात है क्या बनेगा? फूल या फल ही बनेगा, है कि नहीं? अब जब भ्रूण बन गया तो उसके बाद क्या होता है? नवोद्भिद, मतलब एक नए प्लांट का या फिर नए फूल का या नए फल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो पहले परागण होता है, उसके बाद निषेचन, उसके बाद क्या होता है? नवोद्भिद। नवोद्भिद मतलब होता है किसी नए चीज का बन जाना। ओके, अब देखो जो कीट होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं ना, वो लाल रंग के कलर को नहीं देख सकते। डायरेक्टली क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि कीट किस कलर को नहीं देख सकते हैं, तो लाल रंग को वो नहीं देख सकते हैं। इसीलिए जो फूल वगैरह रेड कलर में होते हैं ना, उन पर वो ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो देख ही नहीं पाते लाल कलर को। जो इंसेक्ट होते हैं ना, वो ब्लू कलर को और वायलेट कलर को क्या करते हैं? ज्यादा लाइक करते हैं, ज्यादा पसंद करते हैं। तो इसलिए जिस फूल में आपका वायलेट और ब्लू कलर होता है ना, उस फूल में बहुत ज्यादा ही क्या होता है? पॉलिनेशन का प्रोसेस देखा जाता है। ओके, आइए दोस्तों, मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से आराम आराम से सब कुछ समझाया है। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। आइए दोस्तों, इसी तरह के और धमाकेदार क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।